नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। न्यूज़ को शेयर करने से पहले मैं आपको एक सुंदर कोट जरूर सुनाऊंगा, एक फैक्ट सुनाऊंगा जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। यह फैक्ट आपके हर जीवन के हर पहलू में काम आएगा। यह फैक्ट है डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से है। ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक डिजरेली ने कहा था, बेंजामिन डिजरेली ने कहा था, लोगों से उनके बारे में बात कीजिए, लोगों से उनके बारे में बात कीजिए और वे घंटों तक आपकी बात सुनते रहेंगे। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराओ, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराओ और ईमानदारी से कराओ। इसमें कोई चापलूसी नहीं। जैसे कि आप बहुत अच्छे ज्ञानवान हो, आप ईमानदार हो, आप मेहनती हो, आप समय के पंक्चुअल हो, ये सब चीज़ों के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप ये बातें सच्चे मन से, साफ नीयत से करेंगे तो आपका जो रिलेशन है वो सदा ही अच्छा रहेगा। सो द सोर्स ऑफ जो न्यूज़ है आज का, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स। तुरंत 3 तलाक खत्म कर मोदी बने समाज सुधारक। बीजेपी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून पास होने का 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस केंद्र सरकार से सभी मंत्री और बीजेपी नेताओं ने जहां सोशल मीडिया के जरिए इस मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं को हितैषी बताया, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधना भी नहीं भूले। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं से बात की। बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी हर घर तक संदेश पहुंचाने की मुहिम शुरू की। फिलहाल यह सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि एक वक्त था जब विपक्षी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते थे। अब देखिए हालात कैसे बदल गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में उत्तम नगर, बाटला हाउस, मुंबई, भोपाल, तमिलनाडु के कृष्णागिरी, हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और जयपुर में मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं के साथ कभी न्याय नहीं किया, जबकि उनके पास वक्त भी था और बहुमत भी। मंगल की मारामारी। लगभग एक साथ रवाना हुए 3 देशों के यान। धरती से मंगल की ओर प्रस्थान करने वाले अंतरिक्ष यानों की संख्या अचानक काफ़ी बढ़ गई है। बीते सप्ताह 1 नहीं, 2 नहीं, 3 देशों ने अपने यान मंगल ग्रह के लिए रवाना किया। अमेरिका और चीन के अलावा संयुक्त अरब अमीरात तीसरा देश है जिसने इस क्षेत्र में हाथ आजमाने का फैसला किया। अंतरिक्ष की दौड़ में पिछड़े एशिया के लिए गौरव की बात है। हालांकि इस भागम भाग का मुख्य कारण मंगल और पृथ्वी के बीच की लगातार बदलती दूरी है। अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और मंगल कभी एक दूसरे के करीब आते हैं तो कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह दूरी करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर, 5.5 करोड़ किलोमीटर से 9.5 करोड़ किलोमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती। जाहिर है पृथ्वी से मंगल की ओर कोई भी यान इस बदलती हुई दूरी को ध्यान में रखते हुए ही छोड़ा जाएगा। सबसे अच्छा वक्त वही हो सकता है जब मंगल पृथ्वी के करीब आ रहा हो और करीब 7 महीने का रास्ता तय करने के बाद यान मंगल तक पहुँचे तो यह पृथ्वी के सबसे करीबी बिंदु के आसपास हो। एक बार निकल जाने के बाद यह वक्त 26 महीने बाद ही आता है और यही वजह है कि तीनों देशों के यान लगभग एक साथ रवाना हुए। मगर तीनों देशों के इन अभियानों के मकसद ही नहीं, मायने भी काफ़ी अलग अलग हैं। संयुक्त अरब अमीरात के लिए इस अभियान का सबसे ज़्यादा भावात्मक महत्व है। यह उसका पहला मंगल अभियान है और अगर सफल होता है तो ऐसा करने वाला वह पश्चिम एशिया का, अरब जगत का ही नहीं बल्कि पहला मुस्लिम राष्ट्र होगा। संयोग कहें कि यह उसे ब्रिटेन से मिली आज़ादी का 50वां साल भी है। जाहिर है यह उपलब्धि उसके लिए इस साल को बेहद खास बना देगी। अमेरिका और चीन के अभियानों के साथ कोई भावात्मक पहलू नहीं जुड़ा, लेकिन इनके उद्देश्य कहीं ज़्यादा गंभीर है। चीन के मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है जो मंगल की सतह, उसके नीचे और ऊपर यानी वातावरण के बारे में जानकारी जुटाएगा। नासा के मिशन में तो 1.8 किलोमीटर का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी शामिल है। सब कुछ ठीक रहा तो यह पृथ्वी से इतर
किसी अन्य पिंड पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा। खास बात यह कि नासा के रोवर परसिवरेंस को 2026 के अगले मिशन के जरिए पृथ्वी पर वापस लौटाने की योजना भी जुड़ी है। बेशक मंगल पर मानव बस्ती अभी दूर की कौड़ी लग रही हो और कोरोना से मरने वालों के लिए वहाँ एक अलग स्वर्ग बनाने जैसा मजाक चल रहा हो, पर असंभव नहीं है कि इन अभियानों को तेजी के सामने ऐसे कुछ मजाक इसी सदी में सच लगने लगेंगे। भारतीय जमीन पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार। नई दिल्ली में चीनी राजदूत और ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के बीच आरोप प्रत्यारोप। पूर्वी लद्दाख में चीन के अतिक्रमण के बाद भारत अभी वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक चर्चाओं के केंद्र में। ऐसे में नई दिल्ली स्थित कूटनीतिक गलियारे और वैश्विक मिशनों पर का पारा भी गर्म है। इसकी बानगी शुक्रवार को तब देखने को मिली जब भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त और चीन के राजदूत के बीच सोशल साइट पर तकरार हो गई। मामला सीधे तौर पर तो दक्षिण चीन सागर पर ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफॉरेल के उस बयान का है जिन्होंने उन्होंने चीन को दोषी ठहराया, लेकिन इसके पीछे पूर्वी लद्दाख में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारतीय पक्ष का समर्थन करना भी शामिल रहा। इसके पहले चीन के राजदूत सुन विडोंग नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टिप्पणी करने के लिए आड़े हाथ ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त ने गुरुवार को बयान जारी किया कि इसमें परोक्ष तौर पर एलएसी पर चीनी सेना के अतिक्रमण पर भारतीय पक्ष का समर्थन किया गया। इसमें दक्षिण चीन सागर को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की गई थी कि चीन वहां गैर कानूनी तरीके से दावा पेश कर रहा है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। माना जाता है कि नई दिल्ली स्थित ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग का बयान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पक्ष और विदेश मंत्रियों के बीच मंगलवार को ही अहम बैठक के बाद सोची समझी रणनीति के तहत जारी किया गया। इसका मकसद दोनों देशों की तरफ से भारत को नैतिक समर्थन देना था। पीलीभीत में नेपाल सीमा पर रोका गया सड़क निर्माण, तनावपूर्ण स्थिति। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के हजारा थाना में भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय पिलर 38 व 39 के बीच नो मैंस लैंड एरिया में नेपालियों द्वारा कराया जाए सड़क निर्माण कार्य फिलहाल रुकवा दिया गया है। इस बारे में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इस बीच प्रशासन ने राज्य सरकार को पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी है, जहां वहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। हालांकि नेपाल की इस हरकत के बाद सीमा पर कई बार फिर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। इसके मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। 8 साहित्यकारों को सारस्वत सम्मान। 8 साहित्यकारों को सारस्वत सम्मान। मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती पर शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भाषा, साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 8 हिंदी साहित्यकारों को सारस्वत सम्मान 2020-21 के सम्मानित किया। इस दौरान गोयल ने साहित्यकारों को प्रतीक चिन्ह, 11,000 रुपये, पुष्प गुच्छ और शाल भेंट किए। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की जयंती विधानसभा में हर साल मनाई जाएगी। सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में भगवान दास मोरवाल, संतोष आनंद, सुरेंद्र शर्मा, ज्ञान प्रकाश विवेक, महेश दर्पण, राम कुमार कृषक, रंजना अग्रवाल व शांति अग्रवाल शामिल थे। गोयल ने साहित्यकारों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वह हिंदी भाषा व साहित्य के लिए निरंतर समर्पित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, आज हिंदी ने वैश्विक स्तर पर अपना स्थान बना लिया है। जनमानस की हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने में हिंदी के लेखकों, साहित्यकारों का अमूल्य योगदान है। नेक्स्ट न्यूज, तिब्बत के सवाल की घातक अनदेखी। भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। चीन से भारत का संबंध कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। कभी शांति सी होती है और कभी अशांति छा जाती। 1962, 1967 युद्ध के और 1996 और 2017 तकरार और तनाव के वर्ष हैं। 2020 क्या है ये अभी निश्चित नहीं है, पर भारत के साथ धोखा तो हुआ है। चीन के साथ युद्ध और तनाव के पुराने इतिहास को संस्कृति के संघर्ष के रूप में क्यों नहीं देखा गया, यह विस्मयकारी है। 1959 तक भारत चीन के बीच सीमा नहीं मिलती थी। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने भारत की ओर आंख उठाना शुरू किया। तिब्बत का चीन में आत्मसात हो जाना भारत के लिए खतरनाक रहा। चंगेज खां से लेकर शी जिनपिंग तक जो भी भारत से शत्रुता रखते आए हैं वुहान जाति के हैं। तिब्बत पर कब्जा करने वाले लद्दाख को भी छोटा तिब्बत ही मानते हैं। उनकी दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश
दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। उन्हें इसे समझाने की जरूरत है कि लद्दाख, अरुणाचल सहित संपूर्ण हिमालय के भारतीय क्षेत्र का तिब्बत के साथ एक गहरा सांस्कृतिक, धार्मिक और नृजातीय रिश्ता है। भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता विविधता के साथ एक देश और एक जन की अवधारणा को स्वीकार करने वाला राजनीतिक विचारों ने भारत भाव को इसके सांस्कृतिक वैशिष्ट्य में विकसित नहीं होने दिया। तिब्बत के प्रश्न को भारत से जोड़कर न देखने का स्वभाव केवल राजनीति का नहीं है। समस्त समाज, विज्ञान और मानविकी भी बराबर के दोषी हैं। लोहिया और दीनदयाल जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर तिब्बत किसी के लिए भारत की प्रभुसत्ता और सीमा की सुरक्षा के विचार से महत्वपूर्ण नहीं रहा। 1962 की पराजय के बाद जब तिब्बत सहित संपूर्ण लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम अर्थात भारत का समग्र हिमालय भूभाग चीन से लड़ रहा था, तब तिब्बत की आज़ादी भी महत्वपूर्ण थी। इसलिए कि तिब्बती वज्रयान परंपरा का इन सभी क्षेत्रों के साथ साझा संबंध, बौद्ध धर्म से कोई रिश्ता नहीं। वह तो नालंदा की ज्ञान परंपरा का प्रसार है। तिब्बत का होना भारत की सुरक्षा की गारंटी और भारत के सांस्कृतिक वैभव का संरक्षण है। तिब्बत कोई छोटा भूखंड नहीं है। यह आज के चीन का एक तिहाई है। यह 1959 तक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र रहा। यह त्रिविष्टप के रूप में भारत की प्राचीनतम धर्म परंपरा का हिस्सा है। यहाँ कैलाश और मानसरोवर है। आखिर यह स्मृति और साहित्य में अनुपस्थिति कैसे हो सकता है? भारत और चीन जैसे दो बड़े सामरिक दृष्टि से सुसज्जित राष्ट्रों के बीच तटस्थ राज्य के रूप में तिब्बत का होना विश्व शांति की भी गारंटी है। भारत का बुद्धिजीवी तिब्बत की चर्चा को वैश्विक स्तर पर फैलाकर न केवल दर बदर भटक रहे तिब्बतियों की सहायता कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, अपितु भारत की सीमाओं पर सांस्कृतिक बोध से युक्त स्वाभिमानी समाज खड़ा कर राष्ट्रीय कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। आज जब चीन अपनी राक्षसी मनोप्रवृत्ति के साथ अरुणाचल पर दावा जता रहा है, लद्दाख की ओर पंजे पसार रहा है, चिकन नेक काटने की तैयारी कर रहा है, तब सांस्कृतिक एकता का जो सहस्त्राब्दी पुराना भाव है उसे जागृत करना होगा। भारतवासियों को यह साबित करना होगा कि तिब्बत की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। तिब्बती लोगों को स्वतंत्रता, स्वायत्त तिब्बत में रहने और उनका शासन चलाने का अधिकार है। आखिर क्या कारण है कि हांगकांग जैसे छोटे भूभाग को लेकर दुनिया की तमाम ताकतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन तिब्बत जैसे भूभाग के प्रश्न पर सन्नाटा पसर जाता है? आज हांगकांग का जो स्वरूप है वह ब्रिटेन ने बनाया। चूंकि ब्रिटेन का हांगकांग से भावात्मक संबंध है, इसलिए उस पर होने वाले कोई प्रहार ब्रिटेन सहित अन्य देशों अपने ऊपर हुए प्रहार मानते हैं। लेकिन तिब्बत में जो संस्कृति, धर्म और जीवन परंपरा है वह भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन परंपरा का विस्तार है। इसलिए यूरोप इसके साथ नहीं आएगा। तिब्बत के साथ संपूर्ण पश्चिमी संसार का न तो कोई आर्थिक हित है और न कोई सांस्कृतिक संबंध। तिब्बत के होने न होने से उसकी भौगोलिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तिब्बत का संघर्ष तो भारत को ही लड़ना होगा। इसके लिए लंबी तैयारी चाहिए। आज तो शिक्षकों, राजनीतिकों के जीवन के वर्तमान पीढ़ी है जो उसे तिब्बत की हकीकत नहीं मालूम। अपने तिब्बत को अपनी स्मृतियों की में भी जिंदा नहीं रखा। जाड़े में तिब्बती मार्केट लगाकर गर्म कपड़े बेचने वाले घुमंतू जाति से अधिक हम तिब्बतियों के बारे में क्या जानते नहीं कि इसकी संवेदनशील क्या है। जानेंगे, समझेंगे तब ध्यान में आएगा कि ये लोग जिनके पास कभी कैलाश मानसरोवर था, देवताओं और गंधर्वों का क्षेत्र त्रिविष्टप था, तिब्बती भारत के सांस्कृतिक वैभव के हिस्सेदार और संरक्षक हैं। इसलिए भारत को अपनी सांस्कृतिक परंपरा की कूटनीति को तेज करना होगा। आम भारतीय को पता होना चाहिए कि 1962 के युद्ध में तिब्बती पंथ का अनुयायी लद्दाख न चला जाए। इसके लिए जय हिंद के नारे के साथ लड़ रहा था। यह गौरव गाथा हर भारतीय को सुनाई जाए। इसका अभिलेखीकरण और प्रचार करना होगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम भारत की सेना के लिए युद्ध क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनाने वाले भारतवासी साबित होंगे। इस पीढ़ी के बुद्धिजीवी समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उन्हें तिब्बत केंद्रीय आख्यान निर्मित करना चाहिए। इससे स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा, मानवता का गौरव गान निकलेगा और भारत का स्वाभिमान निकलेगा। इसके लेखक हैं प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल। लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्गा के कुलपति हैं। धन्यवाद।